Hi Vijabari, very warm welcome to the channel Shipra Mishra. This is Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. चलो आपके कंफ्यूजन दूर करते हैं, आपके डाउट सॉल्व करते हैं और आपका बहुत सारा टाइम बचाते हैं. आपको ना सिंपली सर्च करना है CSAS 2024 और आपके सामने ना ये CSAS की पूरी मॉड्यूल आ जाएगी. अब इस मॉड्यूल के अंदर क्या है ना, आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सॉल्व हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर ना आप देखो किन किन चीजों के बारे में बात की गई है. आपको जनरल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम के बारे में, CSAS का एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा, प्रेफरेंस फाइलिंग पता चल जाएगा, एलोकेशन रूल्स पता चल जाएंगे, सीट एलोकेशन और एडमिशन के बारे में पता चल जाएगा, कोई सब्सिक्वेंट एलोकेशन राउंड्स है वो पता चल जाएगा, अपग्रेड करना और फ्रीज कैसे करना है, कैंसिलेशन कैसे करना है या विड्रॉल कैसे करना है, मिड एंट्री के बारे में पता चल जाएगा, स्पॉट एडमिशन के बारे में पता चल जाएगा, टाई ब्रेकिंग रूल्स, रेमिटेंस ऑफ फीस, रिफंड पॉलिसी, कोई भी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स है फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की वो भी पता चल जाएंगे. आपके क्लास 12th का पासिंग स्टेटस, बहुत सारे बच्चे जो है ये पूछ रहे हैं मैम हम लोग ड्रॉपर्स हैं तो हमारा क्या, हमारे सर्टिफिकेट्स का क्या, हमारे माइग्रेशन का क्या, हमारे कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स का क्या. तो आपकी जितने भी पासिंग स्टेटस है यहाँ पर आपको ये पता चल जाएगा. माइनॉरिटी कॉलेजेस, ग्रीवियंस रिडर्सल, अच्छा एडमिशन टू परफॉर्मेंस बेस्ड प्रोग्राम्स, एडमिशन टू बैचलर्स ऑफ फाइन आर्ट्स, एडमिशन फॉर CA एंड स्पोर्ट्स या फिर एडमिशन ऑन अदर जो भी बेसिस है उन पे, या कोई भी कोटाज जो हैं. ठीक है, अब यहाँ पर आपको और भी एनेक्जर्स भी देखने को मिल जाएंगे कि भाई कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, सर्टिफिकेट्स का क्या फॉर्मेट होना चाहिए, ग्रेड कन्वर्जन क्या है, इक्विवेलेंस ऑफ बोर्ड्स, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर पता चल जाएंगी. तो बेसिकली आपको कुछ नहीं करना, आपको इधर उधर कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है. आप सिंपली ये जो मॉड्यूल है इस मॉड्यूल को खोल लीजिए, आपको इस मॉड्यूल से आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा. एक क्विक रीड इसके कंटेंट की और उसके बाद में आपको जो भी इसमें समझना है उसकी, एंड यू आर सॉर्टेड. अब इसी से मैं आपको ले चलती हूँ अपने फेजेस पे, क्योंकि आप लोग ना फेजेस को लेकर बड़ा कंफ्यूज हो रहे थे. तो मैं आपको बताती हूँ एग्जैक्टली ये फेजेस क्या है और इनमें क्या क्या होना है ना. सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं. यहाँ पे आपको फीस वगैरह सब मिल जाएगी, तो आप ये देख सकते हो. थोड़ा आपको नीचे अगर आप स्क्रॉल करोगे तो ये 3 फेजेस हैं कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम के, अप्लाइंग टू यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, देन फाइलिंग द प्रेफरेंसेस फॉर प्रोग्राम्स एंड कॉलेजेस, एंड फाइनली एलोकेशन कम एडमिशन. तो इसके अंदर अगर हम सबसे पहले बात करते हैं हमारे फेज 1 की, तो फेज 1 के अंदर क्या होता है. फेज 1 के अंदर कैंडिडेट्स पूरा का पूरा जो भी है ये मॉड्यूल अच्छे से पढ़ेंगे, है ना. इसके बाद में यहाँ पर आपका CUET 2024 का एप्लीकेशन नंबर बहुत जरूरी है, बिना एप्लीकेशन नंबर के कुछ नहीं होगा. अच्छा, आपका नाम, सिग्नेचर, फोटोग्राफ जो है वो ऑटो इंटीग्रेटेड होगा CUET UG 2024 के पोर्टल से. Now these fields will be non-editable, ये बिल्कुल भी edit नहीं हो पाएंगी. Now before applying the candidate must scan and keep a copy of all the required documents या फिर certificates on his or her computer और laptop. अप्लाई करने से पहले आपके पास में फोटो कॉपी मौजूद होनी चाहिए, स्कैंड कॉपी जो है वो मौजूद होनी चाहिए सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की. अगर आपको नहीं पता रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या है तो आप मेरा पिछला वीडियो जाके देख सकते हो, नहीं तो इस मॉड्यूल के अंदर एनेक्जर 3 देख सकते हो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के लिए. अच्छा, इसके बाद में आप देखोगे यहाँ पर आपका पर्सनल सेक्शन आएगा. ये जो पर्सनल सेक्शन है यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप पर्टिकुलर्स भरोगे वो आपके सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट्स के साथ में मैच होने चाहिए. अगर वो मिसमैच हो रहे हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा. आपको यहाँ पर बहुत ध्यान से आपका पर्सनल सेक्शन की जो डिटेल्स है वो भरने रहेंगे. जो भी बच्चे PWBD कैटेगरी के अंदर ऑप्ट कर रहे हैं उनको विल नॉट बी अलाउड टू चेंज हिज और हर कैटेगरी. आप अलाउड नहीं होंगे कैटेगरी चेंज करने के लिए, याद रखेंगे, ठीक है. इसके साथ में जो भी CW कैटेगरी के लिए अलाउ कर रहे हैं मस्ट चूज CW प्रायोरिटी केयरफुली. अच्छा, कैंडिडेट जो कि एडमिशन ले रहे हैं परफॉर्मेंस बेस्ड प्रोग्राम्स के अंदर, प्रैक्टिकल बेस्ड प्रोग्राम्स के अंदर, उनको भी ध्यान रखना है अपने सर्टिफिकेट्स, रेलेवेंट सर्टिफिकेट्स का. कैंडिडेट्स को इंश्योर करना है कि बैंक अकाउंट डिटेल्स अच्छी तरीके से भरी गई है, क्योंकि यहाँ पे इसके बाद में आपको जो फी भरनी पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन फी भरनी पड़ेगी, वो आपको इसी स्टेज के अंदर देनी है. अच्छा, इसके साथ में यहाँ पे वंस द फॉर्म इज सबमिटेड द फॉलोइंग पर्सनल डिटेल्स विल नॉट बी चेंज. एक बार जब आप पर्सनल डिटेल्स का फॉर्म भर देते हो, आपके पेरेंट्स का नाम, आपका कैटेगरी, सब कैटेगरी, कास्ट, आपके सुपर न्यूमरी कोटास, आपके जेंडर, ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर, आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स, ये बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा.
फिर आता है आपका अकेडमिक सेक्शन। यहाँ पे आपको एंटर करने होते हैं मार्क्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स इन विच ही और शी हैज पास क्लास 12। आपने जो क्लास 12 में सब्जेक्ट्स लिए थे उनके सारे मार्क्स आपको फिल करने हैं। आपको यहाँ पे मार्कशीट जो है, द मार्कशीट कंटेन्स बोथ क्लास 11th एंड क्लास 12th मार्क्स, ओनली क्लास 12th मार्क्स मस्ट बी एंटर्ड, आपको ये भी ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ पर आपको याद रखना है द कैंडिडेट मस्ट हैव पास थ्योरी एंड प्रैक्टिकल सब्जेक्ट सेपरेटली। आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल में भी पास होना होता है, थ्योरी में भी पास होना होता है, तो वो चीज इंश्योर करेंगे। नाउ फिल द मार्क्स ऑब्टेन्ड एंड मैक्सिमम मार्क्स फॉर थ्योरी एंड प्रैक्टिकल सेपरेटली एज पर क्लास 12th मार्कशीट, ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी होगी। तो ये हो गया। इसके बाद में आता है आपका स्पोर्ट्स का सेक्शन। जो भी बच्चे गेम्स या स्पोर्ट्स का कोटा ले रहे हैं वो बच्चे यहाँ पर इस कोटा को अगर वो डिजायर कर रहे हैं तो उनको फिल करना होगा। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज वाला सेक्शन भी है। यहाँ पर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आपके कोई भी अटेस्टेड सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट्स आप यहाँ पर डाल सकते हो, ठीक है। कोई भी 5 बेस्ट सर्टिफिकेट्स भी आप यहाँ पर डाल सकते हो। अच्छा, ये जो है ये 2021 से 2024 के लिए होंगे। अगर आप बचपन के नींबू को बैलेंस करने वाली रेस के अंदर पार्टिसिपेट किए थे और मेडल लाए थे तो वो नहीं होगा यहाँ पे, है ना। तो मेक श्योर ऑफ दैट। देन आते हैं आपके अपलोड्स। आपको यहाँ पे अपलोड करने पड़ेंगे रिक्वायर्ड रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, जो भी फॉर्मेट सजेस्टेड है उसके अंदर एज पर एनेक्चर 4, वो आपको यहाँ पे चेक करना है, वो आपको यहाँ पर अपलोड करने हैं। अब जैसे ये हो जाता है, इसके बाद में आपको यहाँ पर प्रीव्यू मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा यार ये आपका पूरा जो भी आपने सबमिट किया आपका फॉर्म इस तरीके से दिखता है। फाइनल सबमिशन आप कर दीजिए। फाइनल सबमिशन के बाद में पेमेंट गेटवे पे जाकर जो फी है वो फी आपने पे कर देनी है, एंड हो गया आपका काम। याद रखेंगे कि यहाँ पे पेमेंट जो है यही मोड से हो सकता है। नेट बैंकिंग हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया और यूपीआई हो गया। इसके अलावा किसी और मोड से पेमेंट एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। फिर आप आते हो फेज नंबर 2 पे। अब बच्चों फेज नंबर 2 होता है जब आपका ये फेज नंबर 2 जो है वो तब खुलेगा जब आपका रिजल्ट आ जाएगा CUET का। तो ये कह रहा है साफ साफ, आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ CUET UG 2024 रिजल्ट्स बाय NTA, the University of Delhi will open a preference filling phase. Candidates must log in his or her CSAS dashboard to choose the programs he or she is willing to take admission if allocated. अब तुमको ये याद रखना है कि ये अभी नहीं खुलेगा। तुम में से बहुत सारे बच्चे अभी के अभी उतारू हो रहे हैं कि जल्दी से ये भर दें, ये नहीं भरेगा। अभी तुम सिर्फ और सिर्फ पहला जो फेज है उसी को फिल कर सकते हो। ये पहला जो फेज है उसके लिए भी तुम्हें रजिस्टर करना है, तो इस तरीके से तुम रजिस्टर कर सकते हो। सिंपली तुम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के एडमिशन वाले वेबसाइट पे आ जाओ, यहाँ पे तुम्हें रजिस्ट्रेशन का लिंक मिल जाएगा, वो इस तरीके से खुलेगा और यहाँ पर तुम्हें न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ पर तुम्हें सारी की सारी चीजें जो है वो दी हुई हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको बताया गया है कि एलिजिबिलिटी के हिसाब से होगा, ठीक है, CUET के हिसाब से होगा। यहाँ पर आपको ये भी बताया हुआ है कि एक 1 टाइम CSAS एप्लीकेशन फ़ी है जो नॉन रिफंडेबल है, फीस के बारे में बता दिया। अच्छा, यहाँ पे आप एप्लीकेशन फ़ी के बाद में ही कंसिडर किया जाएगा कि आपने रजिस्टर कर लिया है। आप यहाँ पे वेबसाइट भी चेक कर सकते हो, कोई भी अपकमिंग स्केड्यूल नोटिफिकेशन और इन सब के लिए, ठीक है। यहाँ पे अगर आपने जैसे ही बना लिया तो उसके बाद में यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड आपको करके लॉगिन डाल देना है, आपके वेरिफिकेशन कोड डाल के। सो इस तरीके से आपका जो CSAS पोर्टल है 2024 के एडमिशन के लिए वो इस तरीके से खुला हुआ है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको खुला हुआ मिलेगा। तो फेज 1 तो आपके लिए सॉर्टेड होता है इवन इफ आपका रिजल्ट नहीं आता। फेज 2 जो है ये तब होता है जब आपका रिजल्ट आ जाता है। बेटा जैसे ही रिजल्ट आता है तो आपके रिजल्ट के अनुसार ऑलरेडी आपके पास में एक लिस्ट आ जाता है कि यार आपने जो सब्जेक्ट्स चूज किए थे, जो डोमेन्स चूज किए थे, लैंग्वेज चूज किया था, जनरल टेस्ट चूज किया था, उसके बेसिस पे आप कौन कौन से कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो। अब आपके पास में कोर्सेज तो आ जाते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो। अब यूनिवर्सिटीज आपको देखनी होती हैं, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना होता है, यहाँ पर सब्जेक्ट मैपिंग करनी होती है। अब सब्जेक्ट मैपिंग में बस इतना सा करना है कि यार क्लास 12 में तुम्हारे पास बिजनेस स्टडीज था, तो क्लास 12 में बिजनेस स्टडीज था तो मैप कर दो CUET के बिजनेस स्टडीज के साथ। अकाउंट्स था, मैप कर दो CUET के अकाउंट्स के साथ। तो क्लास 12 के सब्जेक्ट्स को CUET के सब्जेक्ट्स के साथ मैप करना होता है एंड देन आपके पास में एक लिस्ट आ जाएगी उन कोर्सेज की जिनके लिए आप एलिजिबल हो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। अब इसके बाद में कौन से कॉलेजेस के लिए आप एलिजिबल हो वो यहाँ पे पता नहीं होता, तो आपने क्या करना होता है, एक लिस्ट प्रिपेयर करनी होती है उन कॉलेजेस की जिनमें आप जाना चाहते हो, जो ऑफ कोर्स आपको वो कोर्सेज भी ऑफर करते हैं, इवन वो भी सॉर्टेड होता है। आपने उसके अकॉर्डिंग प्रेफरेंस भरना होता है कि पहला कौन सा कॉलेज आप चूज करना चाहते हो और उस कॉलेज में आप कौन कौन से कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो, उसमें से पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरीके से प्रेफरेंस भरना होता है। फिर दूसरा कॉलेज, फिर उसमें कोर्सेज की प्रेफरेंस एंड सो ऑन, ठीक है।
अच्छा, यहाँ पर याद रखना है कि जनरल टेस्ट जो होता है वो किसी भी सब्जेक्ट के साथ में मैप नहीं होता। आपके पास में यहाँ पे पूरे के पूरे कॉम्बिनेशंस जो हैं आपको सेलेक्ट करना होता है। प्रोग्राम और कॉलेज की कॉम्बिनेशंस अलग अलग होते हैं। आपको यहाँ पे अवेलेबल प्रेफरेंसेस टैब विल डिस्प्ले ऑल द पॉसिबल प्रोग्राम एंड कॉलेज कॉम्बिनेशन द कैंडिडेट मे चूज फ्रॉम। तो आपको बहुत ज़्यादा बैठकर रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। जब ये फेस खुलेगा अपने आप तुम्हारे लिए अवेलेबल प्रेफरेंसेस का टैब खुल जाएगा एंड वहीं से तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन से प्रोग्राम और कॉलेजेस के कॉम्बिनेशंस तुम चेक कर सकते हो। अब इसके बाद में तुमने यहाँ पर अपने जितने भी it is in best interest to of the candidate to choose as many programs as he or she wishes to join, provided he or she fulfills the program specific eligibility of the selected program. आपने बीकॉम करना है या आपने कोई XYZ कॉलेज से BA करना है, आपने BSc करना है, प्लीज डोंट मेक योर सेल्फ लिमिटेड टू दैट, डोंट बी लिमिटेड टू दैट। मेक श्योर कि आप जितने प्रोग्राम्स के लिए एलिजिबल हो आप सारे प्रोग्राम्स फिल करो। मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं अभी पिछले 3 सालों में, हालांकि 11 सालों में भी देखे हैं, बट पहले ये एंट्रेंस एग्जाम जो है नहीं होता था। अभी ये पिछले 2 साल जो अभी गए हैं उनके अंदर अब ये तीसरा है जिसके अंदर बच्चे आते हैं एक एम लेकर कि ये कॉलेज करना है, ये मेरा कोर्स करना है। बहुत सारे बच्चे उनका जो रिजल्ट है वो उसको फेवर करता है और वो उस कॉलेज के अंदर उस कोर्स को परस्यू कर पाते हैं। बट अगर नहीं कर पाते हैं और आप यहाँ पर ये अच्छे से फिल नहीं करते हो और बाद में वो सोचते हैं अरे मैम अभी तो मेरे को ये कोर्स भी मिल जाए तो मैं कर लूं, वो पॉसिबल नहीं होता है। तो इसके लिए मैं आपको कह रही हूं कि यहाँ पर एकदम ठंडे दिमाग से जितने आपके कॉम्बिनेशन है सेलेक्ट कीजिए, जितने प्रोग्राम सेलेक्ट कर सकते हैं सेलेक्ट कीजिए, बिकॉज इट इज इन बेस्ट इंटरेस्ट। आगे चल के तुम्हारे पास में कम से कम ऑप्शन होगा इफ यू वांट टू गो फॉर XYZ प्रोग्राम, है ना। तो मेक श्योर दैट यू डू दैट। अच्छा, इसके बाद में आप यहाँ पर सेव करते रहेंगे अपने प्रेफरेंसेस को रेगुलर इंटरवल्स में। डोंट वरी, यू विल गेट इनफ टाइम टू फिल ऑल योर प्रेफरेंसेस। नाउ कैंडिडेट्स मस्ट प्रीव्यू द प्रेफरेंस सिलेक्शन टू कंफर्म देयर सेव चॉइसेस। आप इसको प्रीव्यू कर लीजिए, आपके चॉइसेस सेव हो जाएंगे। अपॉन रीचिंग द डेडलाइन ऑफ फेज 2 द सेव प्रेफरेंसेस विल ऑटोमेटिकली गेट लॉक्ड एंड विल बी यूज्ड फॉर एलोकेशन। जैसे ही फेज 2 की डेडलाइन आ जाएगी, फॉर एग्जाम्पल दिल्ली यूनिवर्सिटी कहती है कि भाई 25 तारीख को फेज 2 बंद हो जाएगा, जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। 25 तारीख तक आपने जो भी प्रेफरेंसेस सेव कर रखे थे वो ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएंगे। फिर आप ये नहीं कह सकते अरे यार मेरे को ये भी करना था, नहीं, वो जितने थे वो सारे ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएंगे आपके सीट एलोकेशन के लिए। इसके बाद में आप यहाँ पे लॉक भी कर सकते हो। नो कैंडिडेट कैन रीऑर्डर द प्रेफरेंसेस ऑफ सिलेक्टेड कॉम्बिनेशन। अगर आप चाहो तो आप उसको रीऑर्डर भी कर सकते हो एंड देन यू कैन लॉक द प्रेफरेंसेस। स्टिमुलेटेड रैंक्स आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। ऑफ कोर्स वहां पर आपकी स्टिमुलेटेड रैंक्स जो है वो आपके डैशबोर्ड पे भी दिखती रहेगी। दैट मीन्स दीज रैंक्स शुड नॉट बी कंस्ट्रक्टेड एज वारंटी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड और क्रिएशन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन और फाइनल रैंक्स फॉर द एलोकेशन ऑफ अ प्रोग्राम ऑफ स्टडी। रैंक्स दिखती रहती है तो बहुत सारे बच्चे इससे कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि अरे हाँ मेरे चांसेस इसमें बहुत ज़्यादा आ गए हैं, या ये मेरे को कॉलेज मिल गया, या ये मेरे को कोर्स जो है वो मिल गया। दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। ये स्टिमुलेटेड रैंक्स है, मतलब एक चांस है, ठीक है। ये एकदम इसको आप अल्टीमेट मत समझिए। अच्छा, इसके बाद में आ जाता है आपका फेज 3। अब आपने सब कर दिया है, आपने रजिस्टर कर दिया है, आपके मार्क्स जा चुके हैं और इसके साथ साथ में अब आपके प्रेफरेंसेस भी जा चुके हैं कि आप भाई कहाँ पर पढ़ना चाहते हैं। तो अब फेज 3 जो है, फेज 3 के अंदर क्या हो जाएगा, आपको सीट एलोकेट की जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका एलोकेशन रूल्स, आप देख लीजिए। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोविजनल सीट एलोकेशन, एलोकेटेड सीट रेफर टू अ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोग्राम और कॉलेज। जैसे मान लो BA ऑनर्स साइकोलॉजी में आप करना चाहते हो, करना चाहते हो कॉलेज X से, तो इसको अगर आप ये आपको मिल गया तो दिस इज योर एलोकेटेड सीट। द यूनिवर्सिटी विल कंसिडर द स्कोर्स प्रोवाइडेड बाय NTA टू कैलकुलेट द मेरिट एज पर द प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी। आपके जो CUET के स्कोर्स है उनको कंसिडर किया जाएगा आपकी एलिजिबिलिटी देखने के लिए। द हाईएस्ट पॉसिबल प्रेफरेंस विल बी प्रोविजनली एलोकेटेड टू द कैंडिडेट कंसिडरिंग द फॉलोइंग क्राइटेरिया। बेटा आपने जो प्रेफरेंसेस सेट किए हैं उनमें से जो हाईएस्ट पॉसिबल प्रेफरेंस आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी दे पाएगा वो आपको वो एलोकेट कर देगा। तो जस्ट डोंट वरी अबाउट इट। आपको ये कौन से बेसिस पे मिलेगा, प्रोग्राम स्पेसिफिक मेरिट पे। आपका कैटेगरी भी देखा जाएगा, सीट्स की अवेलेबिलिटी देखी जाएगी एंड एनी अदर एलोकेशन रूल्स और पॉलिसीज और क्राइटेरिया जो कि इस डॉक्यूमेंट में मेंशन्ड है।
Merit list of the UG category seats will comprise of all the candidates in order of merit. No one will be excluded from the same. In other words, the merit list of unreserved category will also include ये सारे के सारे आपके SC, ST, OBC, NCL, EWS minority candidates भी irrespective of category if they meet the criteria of the merit for the UR category. Now, no candidate will be excluded from UR category merit list just because the candidate belongs to or has applied under any other category. आपकी मेरिट लिस्ट जब निकाली जाती है तो irrespective of the fact आपके लिए मेरिट लिस्ट निकाल दी जाती है, तो आप ये मत देखो कि यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ कैटेगरी कास्ट, ये नहीं होगा, बिकॉज ये अगर होता है तो इट्स कंप्लीटली अनलॉफुल. द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली डज नॉट टॉलरेट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी कैंडिडेट और स्टूडेंट. सो मेरिट लिस्ट तो उसके अकॉर्डिंग ही निकलेगी. अच्छा, अगर आप बोल रहे हो मैम अगर मेरिट लिस्ट उस तरीके से निकलेगी तो फिर मैं क्या करूंगा? देखो बेटा, इफ कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC, ST, OBC, NCL, EWS माइनॉरिटी, PWBD, KM, CW, सिंगल गर्ल चाइल्ड, जो मेरे पास कमेंट आ रहा था बार बार, ऑर्फन कैटेगरी, डू नॉट हैव अ वैलिड सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट इशूड बाय द रिस्पेक्टिव इशूइंग अथॉरिटी एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग टू CSAS, दे विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर एलोकेशन इन द रेलेवेंट कैटेगरी एज क्लेम्ड. बेटा, आपको यहाँ पे आपको आपका जो कोटा है, आप जो क्लेम करना चाहते हो बिल्कुल मिलेगा, बशर्ते आपके पास में जिस कोटा में आप एडमिशन लेना चाहते हो उसका सर्टिफिकेट है, होना ही चाहिए. If the total number of seats of eligible ST category candidates who have applied for particular program exhaust, then the remaining seats under this category for that particular program will be allocated to eligible SC category candidates and vice versa. So इस तरीके से आपको यहाँ पे सारे के सारे आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग एलोकेशन और बाकी सारे राउंड्स जो हैं उनके बारे में बता दिया गया है. सारे के सारे आपके जो रूल्स हैं वो बता दिए गए हैं. आपको यहाँ पर सीट एलोकेशन और एडमिशन के बारे में और भी देखने को मिल जाएगा. तो मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया कि 3 फेजेस के अंदर एग्जैक्टली क्या होगा. अभी आपको फोकस करना है इस चीज पे, ठीक है, जो आपको आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे मिल जाएगा. और यहां पर आपको ध्यान रखना है कि आपका एप्लीकेशन नंबर बहुत जरूरी है. फीस आपको यहां पर बता दी गई है, ठीक है. तो यहां पर आपकी फीस ये रही, आपका 250 रुपए लगेंगे. जो अनरिजर्व्ड है, जो OBC है, NCL है, EWS है, और SC, ST, PWBD के लिए 100 रुपए लगेंगे. कैंडिडेट्स जो कि BFA कर रहे हैं, BSc कर रहे हैं, BA कर रहे हैं म्यूजिक में, उनको एडिशनल फीस पे करनी होगी 400 रुपए की. ऐसे कैंडिडेट्स जो ECA या स्पोर्ट्स कोटा में अप्लाई कर रहे हैं उन्हें 100 रुपए की एडिशनल फीस देनी होगी. डन है क्या? तो इस तरीके से अभी आपका CSAS पोर्टल क्या होता है वो भी मैंने बता दिया, तीनों फेजेस बता दिए हैं आपको, ये वेबसाइट भी बता दी है CSAS की. सेकंड फेज को लेकर जो हल्ला मच रखा है, सेकंड फेज नहीं खुला है, नहीं खुल सकता है, जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक नहीं खुल सकता है. तो जस्ट डोंट वरी अबाउट इट. डॉक्यूमेंट्स और वो सारी चीजें के लिए टाइम बचाओ, और ये जो तुम्हारा डॉक्यूमेंट है इसको खोलो और इसमें जाकर अपने सारे डाउट्स रिजॉल्व कर लो. तुम्हें किसी का और वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें सारी चीजें लिखी हुई है, सारे डिटेल्स हैं. इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए फटाफट से ये पढ़ दिया और बता दिया कि यार ये चीजें यहाँ पर लिखी हुई है, और भी बाकी आपका जो कोटा से रिलेटेड चीजें हैं वो भी लिखी हुई हैं, आपके जो भी डाउट्स हैं. डन है क्या? सो अगर आपको आपके एडमिशन से लेकर और भी कोई डाउट है तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और हम कौन सी यूनिवर्सिटी को कवर करें ये भी बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आपके एडमिशन रिलेटेड क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए, आपके इंग्लिश रिलेटेड इश्यूज के लिए, एंड ऑफ कोर्स सपोर्ट दिखाने के लिए. इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू.